हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो कल के आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश की सभी पॉइंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि वो स्टैंजा पूछ करके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस ऑफ जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा आपका पोइट सेक्शन एक बारी में इस वीडियो के बाद में खत्म हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसी के साथ में अगर आपको मान लो कि लेटर राइटिंग के बारे में देखना है, एनालिटिकल पैराग्राफ देखना है, अनसीन पैसेज की ट्रिक्स देखनी है, तो उन सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी, वो जाकर के आप लोग देख सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है जो कि एक एक्सट्रैक्ट से रहेगा। तो ये एक्सट्रैक्ट अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज बिना पढ़े भी आप इसका आंसर दे सकते हो। सबसे पहले पहला है तो हम इसे पढ़ ही लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में कहा गया है कि द वे अ क्रो शॉक डाउन टू मी द फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved my some part of a day I had drew it। मतलब बेसिकली इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो अब देखिए, अगर आप ये पैराग्राफ को नहीं पढ़ोगे तो भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, और अगर पैराग्राफ को पढ़ोगे तो भी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसमें चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इन क्वेश्चंस को देखो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द क्रो। क्रो है कहां पे? तो क्रो जो है वो है हेमलॉक ट्री के ऊपर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द क्रो वॉज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। फिर सेकंड आता है कि व्हाट डज द वर्ड रूइड मींस। रूइड वर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब कि किसी के रिग्रेट में रहना, पछतावे में रहना कि यार काश मैं पढ़ाई कर लेता, टाइम था, काश। तो ये जो होता है इसी को ही कहा जाता है रूइड में। और आप लोग तो यार स्मार्ट हो यार, तुम तो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश के पेपर में इतना अच्छा स्कोर करने वाले ना इस बार। कोई नहीं है ना, तो मैं ना इतना अच्छा स्कोर करोगे, बताऊँ मैं तुम्हारा रिजल्ट बता रहा हूँ। देखो तुम्हारा रिजल्ट आएगा एग्जाम में 75 आउट ऑफ 80। ठीक है, अब बस खुश हो जाओ, इतना ही रिजल्ट आएगा। क्यों कम मानना है यार, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो यार। अब इसके बाद में सेकंड जो आता है वो ये आता है कि जैसे कि ये तो मैंने बता ही दिया। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पोइट स्टेट ऑफ माइंड। पोइट का स्टेट ऑफ माइंड क्या है? तो पोइट का स्टेट ऑफ माइंड है वो है सैड है, डिप्रेसिव है एंड होपलेस मूड में है इस टाइम के ऊपर। जैसे कि आप लोग हो रहे हो, होपलेस हो रहे हो कि भैया अभी क्या होगा, हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अब तो पेपर आ गए। तो होपलेस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अच्छे नंबर आएंगे। मैंने बताया यार तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट कितना अच्छा है, तो इसमें चिंता ना करो और ये क्वेश्चंस को कर लो, इसके बाद तो और भी अच्छा हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में आते हैं हमारे पास में अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, ये बोर्ड 2017 में पूछा गया था। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ विद द रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो देखो इसमें बेसिकली हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सा एक अंडरलाइंग मैसेज है जो कि इस पोएम से हमें मिलता है, जो हमारी हेक्टिक लाइफ है ना इससे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये ध्यान से देखना। इसमें हम लोग लिखेंगे कि द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ विद द रेफरेंस ऑफ द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो इज दैट वी शुड एंजॉय द नेचर मोस्ट एंड वी शुड हैव अ पॉजिटिव आउटलुक इवन आफ्टर टुवर्ड्स अ सिंपल एक्ट बिकॉज। अब देखिए इसमें बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहा है कि भैया हमारी जो लाइफ है उसमें कैसे भी हेक्टिक है, सब कुछ हम करते रहते सारे दिन भर, उसके रेफरेंस में हमें नेचर के साथ में एक पॉजिटिव वाइब रखनी चाहिए। और फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है दे कैन लीड टू लर्निंग ऑफ अ ग्रेट लेसन्स ऑफ अ एंजॉइंग लाइफ। और इससे हमारे जो लाइफ है उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ अ हेमलॉक ट्री टेल यू अबाउट द सिटिंग ऑफ अ पोएम। मतलब कि जो हेमलॉक ट्री है, तो देखो इसमें ध्यान से सुनना कि जो हेमलॉक ट्री होता है और जो क्रो होता है ना, इसको हम लोग एक बैड बोल सकते हो कि बैड इंडिकेशन मानते कि हमारे साथ में कुछ बुरा होगा, ऐसा माना जाता है। जैसे कि कौवा है, अगर कौवा दिख जाता है तो सबसे पहला तो ये होता है कि कोई घर पे मेहमान आने वाला है, या फिर दूसरा ये होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो इनको इस पोएम के अंदर बैड साइंस बताया गया, लेकिन इसमें ये बैड साइंस नहीं है। हमारी लाइफ में हम लोग इन्हें मानते हैं, लेकिन इस पोएम के लिए बैड साइन नहीं है। तो अभी हम लोग इसे देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि द हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड ओमेन। इसको बैड ओमेन कहा जाता है, मतलब बुरा माना जाता है। बुरा, आप सगुन जो होता है ना, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में ओमेन कहा जाता है। एंड इट इंडिकेट्स दैट द पोइट वॉज इन अ बैड मूड। और इसी से पता लगता है कि जो पोइट है वो है एक, उसका मूड अच्छा नहीं है, वो थोड़ा उदास है, उसको थोड़ा लो फील हो रहा है, वो थोड़ा होपलेस फील
कर रहा है, वो थोड़ा डिप्रेशन में है। देन फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि द क्रो एंड द हेमलॉक are usually used as a negative references in literature. How is this different in this poem? ये इस poem के अंदर different कैसे, इनको negative माना जाता है, negative reference माना जाता है, तो ये इसमें positive में कैसे हैं? तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि as per the general perception the crow and the hemlock tree are the bad omens. जनरल यही होता है, इनको हम लोग bad मानते हैं। और फिर इसके बाद में they despite slow. However, in this poem these two have been shown as the harbingers of happiness. They uplift the poet's sad mood and cheer him up. तो बेसिकली होता क्या है कि जो पोइट है वो घूम रहा है, मतलब कि खड़ा है, और उसके ऊपर क्या होता है कि आपने ये पोइम तो पढ़ी है कि उसके ऊपर हेमलॉक ट्री के ऊपर जो है वो कौवा बैठा होता है, और वो थोड़ी सी स्नो उसके ऊपर डाल देता है। अब देखो यहाँ पर जो स्नो है वो ना कि पोटी है, पोटी नहीं करता, वो उसके ऊपर स्नो डालता है। तो स्नो जैसी कंधों के ऊपर आती है तो वो है ना एक पॉजिटिव वाइब उसके अंदर आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जो पोइट का मूड है वो काफी ज्यादा सैड है, और उसको है ना वो अपलिफ्ट कर देते, उसको खुशी हो जाती। जैसे आप देखना कि आपके पास में कभी भी आप उदास हो और आपके पास में कोई छोटा बच्चा आ जाए, वो हंसता है, या फिर कोई पपी आ जाए ना, डॉगी का पपी होता है, वो आपके पास में आकर के खड़ा हो जाए, तो भी आपको है ना अपने आप आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो उसी तरीके से पोइट के साथ में भी हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि इस पोइट के अंदर क्रो को और हेमलॉक जो ट्री है इसको एक एज ए पॉजिटिव रेफरेंस माना गया है। देन फिर इसके बाद में आते हैं हमारे पास में अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में फिर से हमें ये पूरा क्रो स्टैंजा दिया हुआ है, जो कि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम लोग सीधे इसके क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि व्हाट डज इट रेफर टू हियर। इट किसको रेफर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो हम लोग इसमें रेफर कर रहे हैं, इट इज रेफर टू द वर्ल्ड। हम लोग इट से पूरी दुनिया को रेफर कर रहे हैं इसमें। फिर इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन आता है कि हाउ इज द आइस सफिशिएंट फॉर द डिस्ट्रैक्शन। आइस कैसे सफिशिएंट है किसी भी एक डिस्ट्रैक्शन के लिए? तो हम लिखेंगे कि आई सिंबलाइजेस अ हार्ट रेट, सो हार्ट रेट इज अ सफिशिएंट फॉर द वर्ल्ड्स डिस्ट्रैक्शन। ये आइस है, ये एक सिंबलाइज करती है हार्ट रेट को, जो कि एक बेसिकली डिस्ट्रैक्शन है पूरे के पूरे वर्ल्ड का। सो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कि द मेन आइडिया ऑफ दिस लाइन इज दैट द हेट्रेट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कि हेट्रेट जो है वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जो कि है कि व्हाट इज द आइस अ सिंबल ऑफ। आइस किसका सिंबल है? तो बेसिकली आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेट का सिंबल है, ये आपको याद रखना है। देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि आइस किसका सिंबल है, और फिर उसके बाद में फायर किसका सिंबल है। तो चलो आइस तो हेट्रेट का सिंबल है, फायर का किसका सिंबल है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को ये याद है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास में फिर से एक एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एक्सट्रैक्ट में कहा गया है कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर एंड सम सेज इन द आइस। कुछ कहते हैं कि जो हमारी दुनिया है वो फायर खत्म करेगी, और कुछ कहते हैं कि आइस खत्म कर देगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ अ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और मैं उनके साथ में हूं जो कि भैया फायर के लिए बोलते हैं कि फायर जो है वो तबाह कर सकती है दुनिया को। अब इसके बाद में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देना है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ वर्ल्ड, कि लोग क्या सोचते हैं कि किस तरीके से हमारी ये जो दुनिया है ये खत्म होगी। तो सम पीपल्स थिंक्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर, कुछ लोग सोचते हैं कि फायर से खत्म हो जाएगी, एंड द अदर सेज दैट इट विल एंड इन अ आइस, और कुछ लोग सोचते हैं कि ये आइस में खत्म हो जाएगी। और फिर इसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोइट ओपिनियन। पोइट का ओपिनियन क्या है भैया? पोइट का ओपिनियन बड़ा ही सिंपल सा है, द पोइट थिंक्स दैट इट इज द राइट दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। उसका मानना ये है कि ये जो हमारी दुनिया है ये किस में खत्म होगी? ये खत्म होगी फायर में। देन फिर इसके बाद में आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट डज द डिजायर मीन हियर। डिजायर का क्या मतलब है? तो यहां पे डिजायर का मतलब है हियर डिजायर मींस दैट द मैन्स पैशन एंड वायलेंस। मैन के पैशन और वायलेंस जो है कि जो भी लड़ाई वगैरह होती हैं, जो भी वायलेंस होता है उसको यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है डिजायर वर्ड से। और फिर इसके बाद में अगला जो है इसका वो ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि नेम द पोइम एंड द पोइट। ये क्वेश्चन यूजुअली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कई बार पूछ लिए भी जाते हैं, तो इसलिए याद रखना कि जो नाम है पोइट का
वो है यहाँ पे, द पोइम का नाम है द फायर एंड द आइस, और जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके पोइट हैं। और फिर इसके बाद में आता है अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का क्या मैसेज है? तो देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि डिस्क्राइब द टाइटल ऑफ द पोइम, या फिर आता है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ अ पोइम, या फिर ऐसे आ सकता है कि व्हाट मैसेज ऑफ द पोइम फायर एंड द आइस। तो उसमें आपको है ना यही आंसर लिखना है। ये तीन तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं कि द मेटाफर ऑफ अ फायर एंड आइस आर यूज्ड वेरी इफेक्टिवली टू कन्वे अ डेफिनेट मैसेज टू द रीडर्स। मतलब बेसिकली यहाँ पे सीधा कंपैरिजन होता है, जहां पे भी सीधा कंपैरिजन होता है वहां पे जो लिटरेरी डिवाइस होती है वो होती है मेटाफर। तो इसमें क्या हो रहा है कि फायर और आइस को सीधा वर्ड से कंपेयर किया गया है, ना कि यूज मतलब कि एज और लाइक जैसे वर्ड्स को अगर यूज में लेते तो वहां पे स्माइली हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस है वो है मेटाफर। तो हम लोग इसमें आगे लिखेंगे कि फायर हियर स्टैंड्स फॉर अर अनब्राइंड एंड अनकंट्रोल्ड एंड अनचेक्ड पैशन, डिजायर्स, लस्ट एंड फ्यूरी। तो बेसिकली यहां पर फायर जो है वो हमें बताते कि हमारे जो अनकंट्रोल्ड डिजायर हैं या फिर हमारे अनचेक्ड पैशंस हैं, उन सभी को यहां पे फायर डिनोट करती है। और फिर इसके बाद में यहां पे अगला जो इसमें है ये है कि सच पैशंस आर डिजास्टर्स फॉर ह्यूमन बींग्स, और ऐसे जो हैं ये डिजास्टर हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। देन फिर इसके बाद में आपको कोल्ड को डिस्क्राइब करना है, जो कि आइस है ना उसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो उसको हम लोग इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, सिमिलरली कोल्ड रीजन डिवॉइड्स ऑफ ऑल ह्यूमन वार्म्थ, लव, सिंपैथी विल ब्रिंग इनसेंसिटिविटी। तो ये सब इनसेंसिटिविटी, क्रूएलिटी, रिजिडिटी, तो ये जो वर्ड्स हैं एग्जाम के अंदर अगर इस आंसर को लिखो तो इनको अंडरलाइन कर देना, जैसे कि ऑल ह्यूमन वार्म्थ, लव, सिंपैथी, और फिर उसके बाद में इनसेंसिटिविटी, क्रूएलिटी, रिजिडिटी। तो इन वर्ड्स को अगर अंडरलाइन कर दोगे तो टीचर को पता लग जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है और ये अच्छी जगह से पढ़ के आए, ठीक है। और जैसे कि अभी ऊपर फायर में भी आप कर सकते हो कि अनकंट्रोल्ड हो गया, अनचेक्ड हो गया, पैशन हो गया, डिजायर हो गया, लस्ट हो गया, फ्यूरी हो गया। तो इन वर्ड्स को अगर आपने अंडरलाइन कर देना तो आपका आंसर बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा। देन फिर इसके बाद में यहां पे नेक्स्ट ये आता है, इसमें आगे लिखा हुआ है कि दिस हार्ट रेट विल लीड्स टू द एंड ऑफ वर्ल्ड, और इससे ही जो पूरी पूरी दुनिया है उसका अंत हो सकता है। और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाई डज द पोइट से आई हैव टेस्टेड ऑफ अ डिजायर एंड आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो पोइट है वो कह रहा है कि मैं उनके साथ में हूं जो कि फेवर करते हैं फायर को। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा हमारे आंसर का, ये होगा कि द पोइट इज फैमिलियर विद द फायर ऑफ अ पैशन एंड डिजायर इन लव। तो वो जो पोइट है वो सब जानता है कि यार क्या होती है मतलब कि पैशन की आग, और जो लव का डिजायर होता है ना वो उन सबसे अच्छे से वाकिफ है। एंड ही नोज इट क्वाइट वेल दैट देयर आर एन अनकंट्रोलेबल डिजायर, पैशन, फ्यूरी लीड्स टू अ डिस्ट्रैक्शन। और यहां पर वो अच्छे से जानता, बहुत ही अच्छे से जानता है कि अगर कोई भी अनकंट्रोल्ड डिजायर है आपको, कि आपको ये करना है और उसके लिए आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो बेसिकली ये जो है ये डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। फिर इसके बाद में आगे इसमें लिखा हुआ है कि सिमिलरली ही साइड विद दोज पीपल्स हु बिलीव दैट द फायर सिंबलाइज्ड by unbridled passions and the desire will be the real cause of the end of the world। और यही यहां पे होगा, फायर जो है वही एंड ऑफ वर्ल्ड रहेगा। तो आपको बेसिकली पोइट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आपको इसको एक्सप्लेन। देन फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पास में फिर से एक पैरा है, पूरे पैरा को ध्यान से पढ़ो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हु इज ही इन द अबव लाइंस। तो इसमें ही कौन है? तो यहां पे जो ही है, ही बिलोंग्स है टाइगर, टाइगर है यहाँ पे। ही किसको बोल रहे हैं हम लोग? टाइगर को बोल रहे हैं। और फिर इसके बाद में यहाँ पर वेयर इज ही है कहां पर? अभी इस टेंजा के अकॉर्डिंग कभी है कहां पे वो? तो यहां पे जो टाइगर है वो एक केज के अंदर बंद है, तो इसका आंसर रहेगा कि ही इज इन अ स्मॉल केज। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर एंड हाउ इज ही वॉकिंग, कहां और वो किस तरीके से वॉक कर रहा है। देखो कितने स्मार्ट, इन्होंने आपको बताया भी नहीं कि ही कौन है। नहीं बता देते तो स्मार्ट लोग लिख के आ जाते, लेकिन पर ये नहीं बताते क्योंकि आप लोगों को नंबर कम देना चाहते हैं, सच बता रहा हूं मैं, इसीलिए ऐसा पेपर बनाते। नहीं तो आसान सा पेपर बना दे, क्या जरूरत इतना टफ करने की, इतना सिलेबस देने की। बनाओ बढ़िया सा पेपर, इतना आसान सा पेपर कि तुम मुझसे आराम से कर दो। अगर पेपर टफ बनाना है तो बता भी दो कि कुछ क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं, तो कितना आसान हो जाएगा ना।
अच्छा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो अभी बस पेपर है, पढ़ लो ध्यान से। तो यहां पे इसमें आएगा कि ही इज वॉकिंग इन हिज केस स्लोली, वो अपने केस के अंदर बड़े ही आराम से बहुत ही ज्यादा स्लोली वॉक कर रहा है, एंड क्वाइटली विद द फर्म स्ट्राइड्स इन अ प्राउड मैनर, वो एक प्राउड मैनर के अंदर चल रहा है। और उसके साथ में अभी क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें ध्यान से देखना कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी बेसिकली पूरी पूरी एक्टिविटी उसमें डिस्क्राइब करिए गया। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इन विच मूड इज ही, कौन से मूड में है और क्यों है। तो यहाँ पे जो हमारा टाइगर है ना, बड़ा ही गुस्सा है, वो यार बोल रहा है यार तुम यार, मैं जंगल में घूमूं, मेरे सामने कोई बोले नहीं और तुमने यहाँ पे मेरे को इस पिंजरे में बंद कर दिया, और इसी वजह से उसको गुस्सा आ रहा है। बस एक बार उसको कोई मिल जाए तो उसका काम तमाम करने को तैयार है, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है उसको। लेकिन क्या है कि वो दिखा नहीं रहा ना अपना गुस्सा। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर ये मत लिख के आ जाना, ये आंसर ये लिखना होगा कि ही इज एंग्री बिकॉज इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट ही इज कॉन्फाइड टू ए स्मॉल केज, और उसको पूरे पूरे खुले जंगल में घूमना और उसको एक छोटे से पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, इसीलिए उसको गुस्सा आ रहा है कि यार क्या कर दिया मेरे साथ। देन फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास में एक एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इस एक्सट्रैक्ट में हमसे लिखा हुआ है कि बट ही लॉक्ड इन अ concrete cell and his strength behind the bar is talking to the length of his case ignoring the visitors। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि जो हमारा टाइगर है उसको कंक्रीट सेल के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो हम इसका आंसर, हमारे से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस इंप्लाई। तो इसका आंसर ये रहेगा कि इट मींस दैट द टाइगर वाज वॉकिंग फ्रॉम द वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द केस एंड इफ ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ केस। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये, आपने मूवीज में देखा होगा ना कि जब कोई टेंशन होती है तो इधर से उधर मूव करते हैं, या फिर गुस्सा आता है तो भी वो एक कोने से लेकर के दूसरे कोने में मूव करता है ना। तो ऐसे ही कर रहा है कि टाइगर भी मूव कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो उस केस की लेंथ को नापने की कोशिश कर रहा है। देन फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि वॉज ही इंटरेस्टेड इन द विजिटर्स। क्या वो विजिटर्स में इंटरेस्टेड था? बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। यहाँ पे लिखा तो है लास्ट लाइन में इग्नोरिंग द विजिटर्स, वो इग्नोर कर रहा है, कोई भी आए कोई भी जाए मेरे को कोई मतलब नहीं। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि नाउ ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विजिटर्स, उसको जो विजिटर है उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द विजिटर, ही इज इग्नोरिंग द विजिटर। ठीक है, एक जैसे दो क्वेश्चन पूछ लिए, आंसर दोनों में एक एक नंबर मिल गया, ऐसे मिलेंगे, इतना आसान पेपर आएगा और तुम डर रहे हो, बताओ यार। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ इनक्लोजर वाज द टाइगर केप्ट इन। किस तरीके का इनक्लोजर है जहां पे कि टाइगर को रखा गया है। ही वाज केप्ट इन अ सेल मेड ऑफ कंक्रीट वॉल्स एंड लॉन्ग एंड द स्ट्रॉन्ग बार्स सो दैट टाइगर कुड नॉट स्केप। जो वहां पर है एक कंक्रीट की वॉल्स बना रखी हैं, लंबे और लंबे छोटे छोटे सरिये लगा रखे हैं उसके आगे, आपने तो देखा ही है, जैसे कि उसके आगे सरिये होते हैं, फिर कंक्रीट की वॉल होती है जिससे कि टाइगर बाहर ना आ जाए। और अगर गलती से वीक लगा दिए होते तो टाइगर बाहर आ जाता और अपना जो खाना है उसका इंतजाम कर लेता, एक आध को तो लपेट जाता इंसान को, वो ऐसा ही करता। भैया टाइगर के पास में पावर खूब है यार। तो अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाई डज द टाइगर एक्सप्रेसेस हिज एंगर क्वाइटली। वो क्यों अपना गुस्सा है ना बड़े ही शांत तरीके से दिखा रहा है। तो यहां पे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि द टाइगर एक्सप्रेसेस हिज एंगर क्वाइटली बिकॉज ही इज अ हेल्पलेस। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ना हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद में आप लिखेंगे कि ही कैन डू नथिंग फ्रॉम बिहाइंड द बार्स। और वो बार के पीछे होकर के कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हाथ जैसे कि हाथ बंधे हुए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता। एंड ही इज नॉट फ्री एज ही वॉज इन फॉरेस्ट। और वो फ्री भी नहीं है जिस तरीके से वो एक जंगल के अंदर फ्री था। देन फिर इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि हाउ डज द टाइगर फील लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल ऑफ द जू एंड हाउ डज ही इग्नोर्स द विजिटर। मतलब बेसिकली पूछ रहे हैं कि टाइगर को हमने सेल के अंदर बंद कर दिया तो उसे कैसा फील हो रहा है। भैया किसी को अंदर बंद करोगे तो अच्छा फील होगा। क्या क्वेश्चन पूछा, ये बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए पूछा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि द टाइगर इज बेसिकली एन एनिमल ऑफ अ वाइल्ड एंड ही इज अ डाइजन ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब कि बेसिकली निवासी होता है, डाइजन का मतलब वो फॉरेस्ट में रहने वाला यार, बड़ा ही खुला सीधा साधा जंगली जानवर है, लेकिन तुमने उसको केज में बंद कर दिया। एंड बीइंग लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल ऑफ द जू ही फील क्वाइट हेल्पलेस। और जब वो केज के अंदर बंद है तो अपने आप को है ना हेल्पलेस महसूस कर रहा है। एंड हिज इमेंस स्ट्रेंथ इज ऑफ नो यूज। और उसकी जो ताकत है उसका कोई भी यूज ही नहीं है, यहाँ पे कोई यूज ही नहीं कर सकता। एंड ही पुट
बिहाइंड द बार्स, और उसको बार्स के पीछे रख दिया है, एंड ही ओनली स्ट्रक्स द लेंथ ऑफ हिज केस, और वो बस अपने जितना केस की लेंथ है उसमें ही आगे पीछे चल सकता है, एंड ही इग्नोर्स द विजिटर हु केम्स टू सी हिम आफ्टर बाइंग देयर टिकट, और जो विजिटर्स आए हैं टिकट लेकर के वो देखने के लिए टाइगर को देखेंगे और वो उनको इग्नोर कर रहे हैं, जैसे मैं अभी तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं ना। हाँ अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है ये वाला? क्या अच्छा तुम कर लो यार, ये नहीं करेंगे, तुम कर लो, ठीक है। देन फिर इसके बाद में आता है ही डज नॉट वांट टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनिंग टू अदर, वो नहीं चाहता कि वो कोई एक खिलौना हो जिससे कि लोग उसके ऊपर देख करके हंसे, इसीलिए उसको ये सब बातें बुरी लग रही हैं। टाइगर है वो, टाइगर। देन फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज, ये किस तरीके से वो केज के अंदर वॉक करता है। तो भैया ये जो क्वेश्चन है 2 बार पूछा गया था, एक बार 2014 में पूछा था, फिर एक बार 2017 में पूछा था, और अब पूछेंगे 2023 में, क्योंकि तुम पेपर देने जा रहे हो और तुमने एक क्वेश्चन ढूंढ लिया कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, मतलब कि इसके आंसर की तरफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द टाइगर वॉक इन केस इन अ प्राउड मैनर, वो एक प्राउड में चल रहा है, मतलब वो जैसे नहीं होता क्या जिन लोगों को घमंड होता है, उस घमंड में चल रहा है। एंड ही वॉक्स क्वाइटली बट हिज आई शोज दैट ही इज अ वेरी एंग्री, वो बड़े ही आराम से बड़े शांत तरीके से चल रहा है, लेकिन उसकी आंखें जो है उसको देख करके पता लग रहा है कि उसको गुस्सा आ रहा है। और फिर इसके बाद में एट बीइंग इम्प्रेजेंट इन द केस, क्योंकि यार उसको केस के अंदर बंद कर दिया तो उसको गुस्सा आ रहा है। एंड बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फ्रीडम, और वो अपने फ्रीडम के लिए कुछ भी नहीं करता, इसीलिए उसको इस बात से गुस्सा आ रहा है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा गया है कि वेयर एन एशियन लॉइन फाउंड, एशियन लॉइन कहां पर मिलता है। तो भैया इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, वो है ईस्टर्न कंट्रीज। अगर ये वर्ड लिख दोगे तो आंसर थोड़ा छोटा लगेगा, तो इसको थोड़ा अच्छा इंप्रेसिव करने के लिए, टीचर को खुश करने के लिए आप ये लिख सकते हो कि द एशियन लॉइन आर फाउंड इन द ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ईस्टर्न कंट्री में मिलते हैं, पूरी दुनिया की जो ईस्ट वाली कंट्रीज है ना, वहां पे एशियन लॉइन्स मिलते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट में पूछा गया कि हाउ डज द एशियन लॉइन लुक, किस तरीके से दिखता है एशियन लॉइन। तो द एशियन लॉइन इज अ लार्ज एंड द येलो कलर्ड एनिमल, एक बहुत बड़ा होता है लॉइन, अगर आप देखो ना कभी पास से देखना, बहुत बड़ा होता है, और उसका जो वेट है वो भी करीब करीब 400-500 किलो होता है, और वो एक इंसान को इतने में खत्म कर सकता है, ये पावर होती है लॉइन के पास में। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हाउ इज द लेपर्ड स्किन, लेपर्ड की स्किन कैसी है। तो यहाँ पे द लेपर्ड हैज ए स्पॉट्स ऑन हिज स्किन, आपने देखा यार लेपर्ड वगैरह हम मूवीज वगैरह में देख लेते हैं, डिस्कवरी पे देख लेते हैं, ये सब पता है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, अगले में कहा गया है कि हाउ डज अ लेपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स अ पर्सन, वो कैसा बिहेव करता है जब लेपर्ड किसी इंसान से मिलता है। तो व्हेन अ लेपर्ड मीट्स अ पर्सन ही जंप ऑन हिम एट वंस, वो सबसे पहले उसके ऊपर जंप करता। देन फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द फेमस सेइंग एसोसिएटेड विद क्रोकोडाइल्स एंड व्हाट डज इट मीन, मतलब कि जो एक फेमस कहावत है ना, जो कि आप लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये मगरमच्छ के आंसू तुम मेरे सामने मत बहाओ, तो वही वाला डायलॉग है, वही वाली कहावत इसमें आपसे पूछा गया है कि उसका मतलब क्या है। द फेमस सेइंग एसोसिएटेड विद द क्रोकोडाइल्स इज दैट शेडिंग अ क्रोकोडाइल टीयर्स, की मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तो अभी इस कहावत का मतलब क्या है, तो देखो बेसिकली इस कहावत का मतलब ये मगरमच्छ के आंसू बहाने से ये कहते हैं कि है ना, वो उसको है ना अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं होता, लेकिन वो रोता है, ठीक है। तो इसी को ही कहा जाता है मगरमच्छ के आंसू, कि उसको अंदर से पछतावा नहीं, लेकिन बाहर से वो रो करके दिखा रहा है कि मैं बड़ा ही दुखी हूँ, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसे जो करता है उसको कहा जाता है मतलब मगरमच्छ के आंसू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इट एक्चुअली मीन्स टीयर और एक्सप्रेशन ऑफ अ सोरो दैट आर इनसिंसियर एंड आर सेड टू बी सो नेम्ड फ्रॉम अ half of a crocodile wept while devouring their prey। तो मतलब बेसिकली कहना चाह रहे हैं यार मेरे को भी, मगर तुम लाइक नहीं करते यार, तुम सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो ये भी मेरे मगरमच्छ के आंसू थे कि तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, नहीं किया तो जल्दी से करो अभी, ठीक है। वैसे तुम कर दे तो तुम अच्छे बच्चे हो, अगर नहीं किया तो कर देना, ठीक है। तो अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि बेसिकली इस पोइम की थीम के बारे में बात करिए। मैंने आपको कहा था कि थीम वाले और टाइटल वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि द थीम ऑफ द पोइम इज टू क्रिएट ह्यूमर एंड द पोइट क्रिएट्स अ ह्यूमर बाय
by suggesting the dangerous ways of identifying the wild animals। तो बेसिकली यहाँ पर जो पॉइंट है वो बता रहा है कि किस तरीके से आप है ना डेंजरस वेज बता रहे हैं कि किस तरीके से आप एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड यू कैन आइडेंटिफाई मोस्ट ऑफ द बेस्ट व्हाइल दे आर अटैकिंग यू, और आप इनको आइडेंटिफाई जब कर सकते हो जब ये आपके ऊपर अटैक करते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ शाउटिंग फॉर अ हेल्प और ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ यू आर बिजी आइडेंटिफाइंग द अटैकर्स एंड द आइडिया क्रिएट्स द ह्यूमर। सिंपल सा, बड़ा ही सिंपल सा आंसर था। देन फिर इसके बाद में आया द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको द बॉल पोएम से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट बिकम्स अनयूजुअल ऑफ द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। क्या एक अनयूजुअल चीज होती है जब एक बच्चा अपनी बॉल खोता है, मतलब वो बच्चा अपनी बॉल खोता है। तो द बॉय इज कंफ्यूज्ड एज टू व्हाट ही हैज टू डू, मतलब कि वो कंफ्यूज होगा कि यार अब मैं करूं तो क्या करूं। और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट डिड द पोइट सी। पोइट क्या देखता है? पोइट देखता है कि भैया जो बॉल है वो बाउंस करते हुए पानी की तरफ जा रही है। तो द पोइट शोज द बॉल बाउंसिंग टुवर्ड्स द वाटर। और फिर इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि वेयर डिड द बॉल लैंड फाइनली। फाइनली बॉल कहां पर जाकर के गिरी? वो गिरी पानी में जाकर के। और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट। बॉय ने क्या खो दिया? बॉय ने अपनी बॉल खो दी। बी से बॉल, बी से बॉल, ठीक है, ये याद रखना कि द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। ये तो सिंपल से याद, ये तो याद ही है तुम्हें। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन उसे में पूछे जाएंगे एक्सट्रैक्ट में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन्स। वर्ल्ड ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है? ये बेसिकली यहाँ पे डिनोट करता है हमारे जो वर्ल्ड है वो है मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। आप जैसे कि आप लोगों को क्या चाहिए? आपको आईफोन चाहिए, आपको मैकबुक चाहिए, आपको आईपैड चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। ये जो है ये सब मेटेरियलिस्टिक थिंग है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, मतलब मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की दुनिया में। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट समथिंग अर्ली। क्या तुम्हें पता है, मतलब क्या सोचते हो कि बॉय ने कभी कुछ अपनी जिंदगी में पहले खोया होगा? हाँ, उसने खोया है ना, बहुत कुछ खोया है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट लेसन डज द बॉय लर्न। तो उसने क्या लेसन सीखा? तो ही लर्न्स द लेसन दैट द गेन एंड द लॉसेस आर द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ अ लाइफ। कि अगर आपको कभी आपको कुछ मिलता है, कभी आपका कुछ खो जाता है, तो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। इसी तरीके से अगर आपके कभी कम नंबर आते हैं, ज्यादा नंबर आते हैं, आप कभी फेल होते हो, कभी पास होते हो, ये बेसिकली क्या है? एक लाइफ का हिस्सा है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाई मनी इज कॉल्ड एक्सटर्नल। मनी को एक्सटर्नल क्यों कहा है? मनी इज कॉल्ड एक्सटर्नल बिकॉज वी कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग विद इट्स हेल्प। जैसे कि अगर आपका कोई कुछ खो गया है और मनी की हेल्प से आप उसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन यहां पे आता है कि व्हाट इज द बॉय लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल। उसने जब अपनी बॉल खोई तो उसकी क्या लर्निंग थी? उसकी लर्निंग ये थी कि द बॉय इज लर्निंग द नेचर ऑफ अ लॉस इन द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। वो देख रहा है कि जो मेटेरियलिस्टिक दुनिया है इसमें आप कुछ लूज भी कर सकते हो। एंड ही हैज लर्न दैट द लॉस इज द पार्ट एंड द पार्शियल ऑफ ह्यूमन लाइफ। और वो ये देखता है कि ये जो लॉस है ये जो है एक पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। इसके टाइटल के ऊपर आप अपने एक्सप्रेस कीजिए व्यूज को। इसका आंसर इस तरीके से रहेगा कि वन रीड्स द टाइटल द बॉल पोएम, वन एज्यूम दैट द पोएम मे बी अ लाइट हार्टेड वन but perhaps about the joy of a childhood, and we must not feel disheartened, dejected and desperate, but try to stand up and bear the loss through the self understanding। बेसिकली ये जो पोइम है ये हमें ये सिखा रही है कि अगर हम कभी हार जाते हैं, अगर हम कभी डिमोटिवेट फील करते हैं, तो ये सब चीज़ों को समझो, अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से समझो कि ये सब क्यों हुआ और ये सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और आगे चलते जाओ, आगे लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपने कोई मिस्टेक्स किए उनको भूल जाओ, आगे चलते जाओ। फिर इसके बाद में चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा एमेंडा से। एमेंडा से क्वेश्चन 100% आएगा, हो सकता है कि एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एमेंडा में, यहाँ पर आपको पैराग्राफ गिवन है, इसमें कहा गया है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा। फिर उसके बाद में डिड यू टाइड योर रूम एमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मैंने कहा था तुम्हें तुम्हारे जूते भी साफ करने हैं एमेंडा।
इसमें बस एमेंडा 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 ही चल रहा है, जो कि आपके घर पे भी चलता। तुम्हारा रूम क्लीन करो, तुम्हारे कपड़े साफ करो, तुम्हारा होमवर्क करो, तुम्हारा ये करो वो करो, ये सब बातें ही एमेंडा के साथ में थी। तो यहां पे अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि व्हाट डज द स्पीकर आस्क एमेंडा। एमेंडा से स्पीकर क्या पूछ रहा है? यहां पर द स्पीकर आस्क द एमेंडा इफ शी हैड डन हर होमवर्क। वो पूछ रही कि क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क कर लिया है, क्या तुमने तुम्हारा रूम साफ कर लिया है, और क्या तुमने तुम्हारे जूते साफ कर लिए। 3 चीजें आएंगी, लेकिन इसमें यार बस एक ही लिखी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ना इसीलिए, लेकिन तुम 3 लिखना। फिर इसके बाद में अगला आता है, इसमें कहा गया है कि व्हाट डज द स्पीकर आस्क हर अबाउट हर रूम। उसके रूम के बारे में क्या पूछ रहे? उसके पूछ रही कि क्या तुमने तुम्हारा रूम क्लीन कर लिया है। तो इसका आंसर रहेगा कि द स्पीकर आस्क इफ शी हैड क्लीन्ड हर रूम। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एमेंडा टोल्ड टू क्लीन। क्या उसको क्लीन करने के लिए कहा है? तो एमेंडा वाज टोल्ड टू क्लीन हर शूज। उसके जूते साफ करने के लिए उसको कहा गया था। फिर इसके बाद में हैज एमेंडा क्लीन्ड हर शूज। नहीं करती, वो करती ही नहीं है, नहीं करती, साफ ही नहीं करती वो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि व्हाट 3 थिंग्स द स्पीकर आस्क्ड एमेंडा टू डू व्हिच शी हैज नॉट डन। ऐसी कौन सी 3 चीजें थी जिनको कि एमेंडा को कहा गया था और उसने नहीं किया? सबसे पहली तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि द स्पीकर आस्क्ड द एमेंडा टू फिनिश हर होमवर्क। उसको होमवर्क फिनिश करने के लिए कहा था। फिर इसके बाद में सेकंड आता है कि देन ही आस्क्ड हर दैट इफ शी हैज क्लीन्ड अप हर रूम। क्या उसने अपना रूम साफ कर लिया? Finally, he finds that her shoes are not clean even though he had asked to clean them. उसकी मम्मी ने उससे कहा था कि बेटा इनको भी साफ कर ले, उसने नहीं किए थे, उसने ये 3 काम नहीं किए थे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि why is the Amanda forbidden to eat chocolates। उसको चॉकलेट खाने के लिए मना क्यों किया गया था? फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हाउ डज द एमेंडा बिहेव व्हेन शी इज एड्रेस्ड बाय द स्पीकर। वो कैसा बिहेव करती थी जब उसको उसकी मम्मी बोलती थी? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर ये होगा कि द स्पीकर आस्क्ड एमेंडा नॉट टू ईट चॉकलेट, इट इज बिकॉज शी हैड एन एंके ऑलरेडी। उसके एंके ऑलरेडी थे, अगर वो ईटिंग चॉकलेट माइट क्रिएट मोर पिंपल्स, और उसके पिंपल्स और हो जाते चॉकलेट खाने से। एंड एमेंडा लिसन टू द स्पीकर विदाउट रेजिंग हर फेस। वो ऐसे गुद्दी नीचे करके जो भी उसकी मम्मी बोलती थी वो सुनती थी, ये काम था उसका। देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, ये देखिए इसमें देखते हैं, इसमें कहा गया है कि what message does the poet wants to give through the poem Amanda। एमेंडा से पोइट क्या मैसेज देना चाह रहा है? तो यहाँ पे जो मैसेज है वो पेरेंट्स के लिए ही है। The poet wants to convey that the parents in their endeavor to make their child well behaved, mannerly, having a good habits, give them too many instructions or a nag, always finding fault them। मतलब बेसिकली हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से बिहेव करें, उनकी अच्छी आदतें हों, सब कुछ अच्छे से रहें। वो इसीलिए क्या होता है कि वो हमारे अंदर गलतियां निकालते रहते कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। वो हमें अच्छा बनाना चाहते हैं। एंड दे शुड अडॉप्ट द पॉजिटिव मेजर्स एंड एक्सेप्टेबल टू द चिल्ड्रंस। और ये सब जो बातें हैं ये इस बच्चों को भी समझनी चाहिए कि तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं, और तुम्हें ये सब चीजें समझ जानी चाहिए और इनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज दे विल स्टॉप लिसनिंग टू देम। नहीं तो इसके बाद में क्या होगा, अगर आप ज्यादा बोलोगे तो बच्चे सुनना ही बंद कर देंगे उनकी। ये जो कि एमेंडा ने क्या तो सुनती नहीं थी लास्ट में आकर। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनो। इसमें कहा गया है कि ऑल द नाइट रूट वर्क्स टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक इन द वरांडा फ्लोर। तो बेसिकली ये एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू रूट्स ऑल द नाइट। पूरी रात भर रूट्स क्या करती हैं? ऑल द नाइट द रूट वर्क्स टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक इन द वरांडा फ्लोर। वरांडा फ्लोर के ऊपर जितने भी क्रैक्स है, रूट्स का काम ये है कि वो उन सभी से उनको फ्री कर लें खुद को। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि हाउ आर द स्मॉल ट्विंक्स। स्मॉल ट्विंक्स कैसे हैं? तो यहां पर द स्मॉल ट्विंक्स आर स्टिफ हैं वो। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बाउज कंपेयर टू, कि किसके साथ में बाउज को कंपेयर किया गया है? द बाउज आर कंपेयर टू द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। न्यूली डिस्चार्ज जो पेशेंट्स होते हैं उसके साथ में उनको कंपेयर किया गया है। फिर लास्ट के अंदर आता है कि व्हाट डू द लीव्स डू। लीव्स क्या करती हैं? द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द
ग्लास, और जो लीव्स हैं वो ग्लास की तरफ स्ट्रेन होती हैं। देन फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको पूरा ध्यान से पढ़ लेना। एक तो देखो तुम मेरे भरोसे मत छोड़ना कि भैया पढ़ेंगे तो ये, अरे तुम खुद से भी एफर्ट्स करो, इनको ध्यान से पढ़ो इस स्टैंजा को। जैसे कि ये स्टैंजा है ये इंपॉर्टेंट है तो इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लो। अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, और अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द पोइट सिटिंग, पोइट कहाँ पर बैठा है, द पोइट इज सिटिंग इन हर रूम। फिर सेकंड आता है कि व्हाट इज द पोइट डूइंग, पोइट क्या कर रहा है, द पोइट इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो बड़े लंबे लंबे लेटर्स लिख रहा है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट डज शी नॉट मेंशन इन हर लेटर, उसने अपने लेटर में क्या चीज मेंशन नहीं की। तो यहां पे आएगा कि शी डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, उसने जो डिपार्चर है फॉरेस्ट से अपने हाउस के लिए वो उसमें मेंशन नहीं करा है। देन फिर इसके बाद में आता है कि व्हाट डज द पोइट डिस्क्राइब द नाइट एंड द मून, किस तरीके से वो नाइट को और मून को डिस्क्राइब करती है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि द नाइट इज अ प्लीजेंट एंड फ्रेश एंड द मून इज शाइनिंग, वो बता रही है कि जो नाइट है वो बड़ी ही प्लीजेंट है और बड़ी ही फ्रेश है, और जो मून है वो शाइन कर रहा है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारे पास में जो है ये भी एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि द फॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला पूछा गया है कि हाउ डज द फॉग केम, फॉग कैसे आता है। द फॉग केम ऑन अ लिटिल कैट फीट, वो जो है कि एक जो छोटी सी वो होती है ना बिल्ली, उसके पैरों के ऊपर आता है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि वेयर डज द फॉग लुक एंड हाउ, कहां पर और वो कैसे देखता है। इट लुक्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी लाइक अ कैट सिटिंग ऑन हिज हाउंच। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट में कहा गया है कि व्हाट डज द फॉग डू इन द एंड, लास्ट के अंदर फॉग क्या करता है। तो इन द एंड द फॉग मूव्स ऑन, लास्ट के अंदर जो फॉग है वो मूव ऑन कर देता है। फिर लास्ट के अंदर आता है कि फॉर व्हाट इट स्टैंड्स इन द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में इट किसके लिए स्टैंड होता है। तो यहां पर जो इट है, इट स्टैंड इज एन द लिटिल कैट एज वेल एज फॉग, दोनों के लिए यहां पर हो रहा है कि लिटिल कैट के लिए भी और फॉग के लिए भी। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला ये है कि व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू, फॉग को किससे कंपेयर करा गया, फॉग इज कंपेयर टू कैट। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें कहा गया है कि व्हाट डज द फॉग लुक ओवर, किसके तरफ देखता है, तो वो हार्बर और सिटी की तरफ देखता है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ डज द पोइट मेक द फॉग लाइक अ लिविंग क्रिएचर, किस तरीके से जो फॉग है उसको एक लिविंग क्रिएचर बनाता है पोइट। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि द पोइट मेक्स द फॉग लाइक अ लिविंग क्रिएचर बाय कंपेयरिंग इट टू अ कैट, फॉग को कैट के साथ में कंपेयर करके वो उसे एक लिविंग क्रिएचर बना देता है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हाउ डज द फॉग मूव ऑन, किस तरीके से फॉग मूव करता है। द फॉग मूव ऑन स्लोली, बहुत ही ज्यादा स्लोली फॉग मूव ऑन करता है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि हाउ डज द पोइट मेक द फॉग लाइक अ लिविंग क्रिएचर, किस तरीके से वो फॉग को एक लिविंग क्रिएचर बनाता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि द पोइट डिस्क्राइब द फॉग एज अ कैट, वो एक तो सबसे पहले उसको कैट की तरह डिस्क्राइब करता है, एंड ही डज सो थ्रू अ मेटाफर, और इसको मेटाफर की हेल्प से करता है। एंड द फॉग इज अ कैट itself as a cat jumps and lights on its soft silently, and the fog also comes down noiselessly and then it moves on like a cat। ठीक है, बेसिकली सिंपल से एक्सप्लेनेशन है कि जो जैसे कैट होती है वैसे ही वो क्वाइटली चलता है, और जैसे ही वो सॉफ्टली साइलेंटली आता है। जैसे कि कैट आती है ना, कभी भी देखना कैट जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसे 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 पैर रख के आती, कभी देखना ध्यान से, बहुत ही साइलेंट आती है, वो आवाज भी नहीं करती बिल्कुल भी। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट में कहा गया है कि हाउ इज द फॉग लाइक अ कैट, किस तरीके से वो फॉग है कैट की तरह है। एंड व्हाट आर द थ्री थिंग्स सजेस्टेड, कौन सी तीन चीजें हैं जो कि इसको सजेस्ट करती हैं। थ्री थिंग्स सजेस्ट दैट फॉग इज लाइक अ कैट, जो कि यहाँ पे रहेगा, ये हमारे पास में रहेगा कि लाइक अ कैट द फॉग कम साइलेंटली, सबसे पहली बात तो ये कि साइलेंटली आता है। एंड द फॉग इज लुकिंग ओवर अ हार्बर एंड द सिटी लाइक अ कैट, जैसे ही फॉग आता है वो हार्बर और सिटी को देखते हैं, जैसे कि बिल्ली होती है ना वो दो चीज़ों को देखती है, वैसे ही वो देख रहा है। एंड डज ऑन सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस, एंड थर्डली इट मूव्स एज कैट मूव्स, और वो ऐसे मूव करता है जैसे कि कैट मूव करती है। देन फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो कि है हमारे पास में एक और पोइम से है, आपकी नेक्स्ट वाली पोइम है। तो ये जो पोइम है इससे रिलेटेड सबसे पहला जो आपकी वो द कस्टर्ड द ड्रैगन वाली पोइम है, उससे बड़े आसान से क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि वेयर डिड द ब्लिंडा लिव, कहां पर रहती थी ब्लिंडा? लिव इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, लिटिल छोटा सा एक व्हाइट हाउस था, वहां पे रहती थी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ कीटन, कीटन का कौन सा कलर था? ब्लैक कलर था। कि अपार्ट फ्रॉम द कीटन विच अदर एनिमल्स वाज लिविंग विद हर, उसके अलावा कौन से एनिमल्स रह रहे थे? द अदर एनिमल्स, इनके नाम याद जरूर से रखना कि एक माउस था, एक डॉग था और एक ड्रैगन था। एंड व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, तो इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम को याद रख लेना है, थोड़ा नया क्वेश्चन है। तो इसकी राइमिंग स्कीम है वो है ए ए बी बी। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, फिर से एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे करा दिए, तो इन क्वेश्चंस को जरूर से याद रखना। तो इसका हमारे पास में आंसर ये रहेगा इस पूरे एक्सट्रैक्ट का, मतलब कि पहले क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द किटन, किटन का नेम क्या था? किटन का नेम था इंक। एंड व्हाट नेम डिड शी गिव टू द माउस, माउस का नेम क्या था? उसका नाम था ब्लिंक। और फिर इसके बाद में व्हाई वाज द ड्रैगन नेम्ड एज कस्टर्ड, उसको कस्टर्ड नाम क्यों दिया गया था? द ड्रैगन वाज नेम्ड एज अ कस्टर्ड बिकॉज ही वाज अ कावर्ड, वो कावर्ड था इसीलिए उसको नाम दिया गया था कस्टर्ड। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग, डॉग का नाम क्या था? द नेम ऑफ द डॉग वाज मस्टर्ड, मस्टर्ड नाम था उसका, क्योंकि उसका कलर जो था वो था मस्टर्ड, इसलिए उसका मस्टर्ड नाम था। फिर इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि फिर से एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें यहां पर आएगा कि व्हाट वाज ऑन द टॉप ऑफ द ड्रैगन्स बॉडी, ड्रैगन की बॉडी के ऊपर क्या था? उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे स्पाइक्स थे। फिर अगला क्वेश्चन कि व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब अ ड्रैगन माउथ एंड नोज, तो द पोएट डिस्क्राइब हिज माउथ लाइक अ फायर प्लेस एंड नोज लाइक अ चिमनी, उसने बताया कि उसका जो मुंह है वो एक फायर प्लेस की तरह है और उसकी जो नाकें हैं वो चिमनी की तरह है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि व्हाट डिड द ड्रैगन हैव ऑन हिज टोज, उसके टोज के ऊपर क्या था? ही हैज द डैगर्स ऑन हिज टोज। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ टीथ डिड ही हैव, और किस तरीके के दांत थे उसके? ही हैड द बिग शार्प टीथ, उसके बड़े और नुकीले दांत थे। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी से ही रिलेटेड हैं क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाई डिड एवरीवन मेक फन ऑफ ड्रैगन, ड्रैगन का हर कोई मजाक क्यों उड़ाता था? तो यहाँ पे जो ड्रैगन है उसका मजाक इसलिए उड़ाते थे, एवरीवन इन द हाउस यूज्ड टू लाफ एट द ड्रैगन बिकॉज ही ऑलवेज क्राइड फॉर द सेफ केस, वो हमेशा रोता था सेफ केस के लिए। वेयर एज अदर यूज्ड टू बॉयस्ट अबाउट दियर ब्रेवरी, और वहीं पर ही जो दूसरे थे उसकी जो बहादुरी थी उसके क्या करते थे? तारीफें करते थे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि हु अमॉन्ग देम आर यूजुअली ब्रेव, सबसे ज्यादा ब्रेव कौन था रियली में? फिर इसके बाद में आता है कि हाउ डिड ही शो हिज ब्रेवरी, और किस तरीके से उसने अपनी ब्रेवरी को दिखाया? तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि कस्टर्ड जो था द ड्रैगन वो काफी ज्यादा ब्रेव था, वॉज वन एंड ओनली हु वॉज एक्चुअली ब्रेव एंड द अदर ऑल आर कावर्ड्स। फिर इसके बाद में दे डिसअपियर्ड व्हेन दे सॉ अ पायरेट, वो सारे के सारे भाग गए थे जब उन्होंने पायरेट्स को देखा था। बट द ड्रैगन फेस्ड हिम ब्रेवली, लेकिन जो ड्रैगन था उसने उनको डट करके सामना किया बड़ी। एंड फिर उसके बाद में क्या किया है? उसने स्वॉलो कर लिया, उन सभी को उसने खा लिया था। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया है कि व्हाट वर द पेट नेम्स ऑफ अ ब्लेंडाज एनिमल, ब्लेंडा की जो एनिमल्स थे उनका नाम बताइए। तो द लिटिल कैट जो थी उसका नाम था इंक एंड शी गेव द नेम ब्लिंक टू द लिटिल ग्रे माउस को दिया था। फिर येलो जो डॉग था उसको जो नाम दिया था मस्टर्ड दिया था, नाम जरूर से याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। एंड द ड्रैगन वाज नेम्ड द पेट, मतलब कि जो ड्रैगन था उसका नाम था कस्टर्ड। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पायरेट्स इन द पोएम द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए कि जो पायरेट्स आए थे वो किस तरीके के आए थे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि द पायरेट्स एंटर्ड फ्रॉम द विंडो, सबसे पहले तो वो खिड़की से घुसे थे। एंड ही हैड अ पिस्टल इन हिज लेफ्ट एंड द राइट हैंड, दोनों हाथों के अंदर उनके पास में पिस्टल थी ऐसे। और फिर इसके बाद में ही हेल्ड अ ब्राइट कर्लटेस इन हिज टीथ, और उसके जो दांतों में था एक ब्राइट कर्लटेस टीथ था। एंड हिज बियर्ड वाज ब्लैक एंड वन लेग वाज अ वुड, एक जो टांग थी उसकी वो मतलब कि उसकी एक टांग लकड़ी की थी और उसकी जो बियर्ड थी वो थी ब्लैक।
ये था उसका एप्रियंस पाए। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है एक और हमारे पास में एक्सट्रैक्ट आता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है और उसमें कहा गया है कि व्हाट डज द ओल्ड मैन टेक्स्ट प्रूव, ओल्ड मैन का टेक्स्ट क्या प्रूव करता है। तो यहाँ पर दैट ओनली गॉड कुड लव एने फॉर हर सेल्फ, कि भगवान ही है जो कि एने को जैसी है उसके लिए उसको लव करेंगे। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट एंड अकॉर्डिंग टू पोएट इज मोर एसेंशियल इन द आईज ऑफ गॉड, क्या ज्यादा एसेंशियल है अकॉर्डिंग टू पोएट, जो कि भगवान की आंखों में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है जिससे कि आपको भगवान अच्छे से लाइक करेंगे। तो यहां पे इसका आंसर हमारे पास में रहेगा कि गॉड लव्स यू इंडिविजुअली फॉर हर सेल्फ एंड हर सेल्फ अलोन, मतलब कि हिमसेल्फ और हर सेल्फ जैसे भी आप हो उसके लिए ही आपको भगवान हमेशा लाइक करेंगे, लव करेंगे। भगवान सभी को प्यार करते हैं चाहे से वो कैसा भी हो। लोग नहीं करते इसको, लोग अलग अलग बना करके रखते हैं अपने परसेप्शन, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, अमीर है, गरीब है। भगवान नहीं करते ये सब, भगवान सभी को अपना बच्चा मानते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है कि व्हाट डज आई रेफर हियर, आई किसको रेफर करा गया, यहाँ पर पोइट को रेफर करा है। बड़ा ही सिंपल है कि हाउ इज द गॉड लव डिफरेंट फ्रॉम द लव ऑफ यंग लवर्स, की भगवान का जो प्यार करने का तरीका वो कैसे अलग है ये जो यंग लवर्स होते हैं इनसे। तो यहाँ पे इसका आंसर बड़ा ही अच्छा है कि द यंग लवर्स लव हर हेयर दैट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल ब्यूटी वेयर एज गॉड लव्स एन इंडिविजुअल फॉर बीइंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो भैया यहाँ पर ये है कि जो यंग लवर है वो उसको इसलिए लव करता है क्योंकि उसके बाल हैं वो बड़े ही सुंदर हैं। वहीं पर जो भगवान हैं वो प्यार करते हैं कि आप जैसे भी हो, कैसे भी हो, जैसे भी हो, बस भगवान के ही हो, भगवान आपको लव करे। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे फिर से एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि नेम द पोइम एंड द पोइट। तो यहाँ पर जो पोइम का नाम है वो है फ्रॉम एनर्स जॉर्जे। फिर इसके बाद में इसके पोइट का नाम है वो है W.B. यीट्स। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हु स्पीक दिस लाइन्स एंड टू हुम, कौन ये लाइन को बोलता है और किससे बोलता है। अ यंग मैन टू अ एनन जॉर्जे। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज हर हेयर कंपेयर्ड विद, उसके जो बाल हैं उसको किससे कंपेयर करा गया है। हर हेयर्स आर कंपेयर्ड विद हनी, हनी के साथ में उसके बालों को कंपेयर किया गया है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द हनी कलर्ड रैम्पार्ट। तो हनी कलर्ड रैम्पार्ट का मतलब क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एनन्स येलो हेयर इज एन हनी कलर्ड रैम्पार्ट, कि उसके जो येलो बाल हैं वो हनी कलर्ड रैम्पार्ट की तरह लगते हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि व्हाट मेक्स अ यंग वुमन नॉट टू लव द मैन रेफर्ड टू द फर्स्ट स्टेंजा। तो यहां पे इसमें बताया जा रहा है कि द वुमन हैज अ ब्यूटीफुल येलो हेयर बट द आउटर पार्ट ऑफ हर ईयर इज नॉट अट्रैक्टिव। वो बता रही है कि उसके पास में बाल तो बड़े ही हैं, अच्छे ही हैं येलो वाले, लेकिन उसका जो कान का बाहर वाला पार्ट है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। एंड द पोइट सेज द मैन शैल नेवर लव हर फॉर ओनली हर सेल्फ। और जो पोइट कहता है कि जो आदमी है वो उसे कभी भी उसके लिए प्यार नहीं करेंगे जैसे कि वो है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द यंग वुमन हेयर इज येलो कलर्ड एंड शी इज रेडी टू चेंज हर कलर टू अनदर कलर एंड व्हाई वुड शी वुड डू सो, मतलब कि वो ऐसा क्यों करेगी, उसके येलो कलर बड़े ही सुंदर है लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी कि वो अपने बाल हैं उनका कलर चेंज करेगी। तो इसका आंसर हमारे पास में ये रहेगा कि द यंग वुमन इज रेडी टू डू सो बिकॉज ही वांट समवन टू लव हर, वो चाहती है कि उसको कोई प्यार करे। और फिर उसके बाद में मोर एवर सी वांट्स दैट समवन शुड लव फॉर हर एंड फॉर हर इनर ब्यूटी नॉट फॉर द कलर ऑफ हर हेयर। वो ऐसा इसलिए करना चाहती क्योंकि वो चाहती कि वो जैसी भी है ना वैसा ही उसको पसंद करे। ये नहीं कि उसके बाल अच्छे हैं तो उसको पसंद करो या फिर उसकी आउटर फिजिकल जो अट्रैक्शन है उसके लिए कोई पसंद कर, उसकी इनर ब्यूटी के लिए उसको पसंद किया जाना चाहिए। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि व्हाट मेक्स अ यंग मैन नॉट टू लव द वुमन रेफर टू द फर्स्ट स्टेंजा। देन फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि व्हाट मेक्स अ यंग मैन नॉट टू लव द वुमन रेफर टू द फर्स्ट स्टेंजा। ऐसा क्या है कि भैया वो बता रहे हैं कि यंग मैन उससे जो है लव नहीं करेगा। तो यहां पे इसका आंसर ये रहेगा कि द वुमन हैज अ ब्यूटीफुल येलो हेयर बट द आउटर पार्ट ऑफ हर हेयर इज नॉट अट्रैक्टिव। जो उसका आउटर पार्ट है ना कान का वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। एंड द पोइट सेज दैट मैन शैल नेवर लव हर ओनली फॉर हर सेल्फ। वो जो आदमी है उसको कभी भी उसके लिए लव नहीं करेगा जैसे कि वो है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में।